स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नई सीरीज से बात करते हैं बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के जनक कौन है और बुद्धि का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, भारत में बुद्धि के जनक कौन है, बुद्धि के सिद्धांत। इस वाले वीडियो से कंपलसरी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम। पहले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि के जनक कौन है। अब बुद्धि के जनक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व में। अब विश्व में कौन है, तो हमेशा आपको लगाना है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। अगर दूसरी बात करता है कि भारत में कौन है, तो भारत में है दोस्तों C.H. राइस। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले एक बात क्वेश्चन ये और आता है कि सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग, तो इसकी बात करेंगे तो 1879 में विलियम वुंट ने, जर्मनी, एक शहर था लिपजिंग, यानी लिपजिंग शहर में प्रयोग किया। अब एक और चीज और लिखते हैं, थोड़ा समझेंगे हम, समझना। बुद्धि एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। जब एक व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करता है या जो भी क्रियाकलाप करता है वह सब उसकी बुद्धि होती है। समझना, एक इधर नोट डाल के पढ़ेंगे। अगर ये पूछे कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो पहले नंबर पर हमें देखना है कि विश्व में किसने किया। तो विश्व में जो किया था वो किया था 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने। दूसरे नंबर की बात करेंगे भारत में, तो 1912 में C.H. राइस ने परीक्षण दिया था और 1922 में C.H. राइस ने बुद्धि को दिया था। समझना इस पूरी बात को क्या होता है। बुद्धि पढ़ रहे इंटेलिजेंस होता है। अगर वो पूछता है कि इसके जनक कौन है, तो जनक 2 तरीके से माने जाते हैं। देखो, वो ये भी पूछेगा कि विश्व में कौन है और भारत में कौन है। अगर वो पूछता है कि विश्व में बुद्धि के जनक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने लगाने। एक बिने साइमन आता है और एक अल्फ्रेड बिने आता है, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो अल्फ्रेड बिने ने किया है और बिने साइमन ने तो सिर्फ एक कार्य किया है। सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण दिया 1905 में।
उसके बाद वो चले गए और सारा कारोबार किन्होंने किया, इन्होंने किया है। अगर वो कहता है कि भारत में बुद्धि के जनक कौन है, तो दोस्तों आपको लगाने C.H. राइस। अगर वो पूछता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली थी और जिसका नाम झिकल इंस्टीट्यूट रखा था। वहां पर सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी एक बालक का IQ मापन किया गया था। अब समझते हैं, यहां पर आते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बुद्धि कैसी है, एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया, यानी बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती। हमारा जो भी कार्य करने का तरीका वो सब हमारी बुद्धि कहलाती है। यानी बुद्धि एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है। जब एक व्यक्ति वातावरण में जैसा व्यवहार करेगा या उसका कार्य करने का तरीका जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी बुद्धि कहलाती है। देखो इधर, अगर वो ये कहता है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, समझने में पढ़ा क्या रहा हूं, बुद्धि शब्द की बात हो रही है, यहां पर पूरी बुद्धि की बात हो रही है। तो अगर वो विश्व की बात करता है तो 1879 में किसने, विलियम वुंट ने। अगर वो भारत की बात करता है तो 1912 में सबसे पहले C.H. राइस ने क्या दिया था, परीक्षण दिया था। यानी सबसे पहले परीक्षण आया था और बाद में बुद्धि का विकास हुआ था। अगर वो कहता है कि C.H. राइस ने भारत में बुद्धि का विकास कौन सी ईयर में किया है, तो आपको बताना 1922। समझना एक चीज और बता दे, देखो एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते थोड़ा समझना। बुद्धि को परिभाषित कैसे करते हैं, एक बालक है प्रतिभाशाली और एक बालक है मंदबुद्धि। भाई दोनों का IQ अलग अलग होगा। इसका IQ माना गया 140 से अधिक और इसका IQ माना गया 70 से कम। लेकिन इन दोनों की पहचान किसके द्वारा करेंगे, बुद्धि के द्वारा। कैसे करेंगे, देखो जब ये कार्य करेगा और ये कार्य करेगा, अगर मैंने इन दोनों को कोई भी कार्य दिया है, ये वाला कार्य दिया है इन दोनों को, तो ये जो प्रतिभाशाली बालक है इस कार्य को विभिन्न तरीकों से हल करेगा। यानी जब एक छात्र, यानी जब एक व्यक्ति, जब एक बालक किसी भी समस्या को एक से अधिक तरीकों से समाधान करता है, वो कौन सा बालक कहलाता है, प्रतिभाशाली बालक का है। जब एक बालक किसी कार्य को एक ही तरीके से करता है, यानी जो रटने पर बल देता है, वो कौन सा बालक कहलाता है, हमारा मंदबुद्धि बालक है। यानी भाई हर बालक का, प्रत्येक बालक का कार्य करने का तरीका अलग अलग होगा। जब एक बालक किसी कार्य को विभिन्न तरीकों से कर सकता है, वो कौन सा बालक कहलाएगा, प्रतिभाशाली। यानी जब उसे वो किसी भी समस्या में उसको डाल दो, वो किसी न किसी तरीके से समस्या से बाहर निकल जाता है, यानी इसका मतलब IQ ज्यादा, उसका बुद्धि ज्यादा। और जब एक बालक किसी भी कार्य को सिर्फ एक ही तरीके से कर सकता है और उसके सिवा और किसी तरीके से नहीं कर सकता है, उसका IQ कम होगा, उसकी बुद्धि कम होगी, तो वो कौन सा बालक कहलाएगा, मंदबुद्धि बालक। अब इन दोनों बालकों को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले 1879 में जर्मनी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। भाई अगर मेरे सामने एक ये छात्र और एक ये छात्र है और ये दोनों छात्र एक समान बैठे हुए, दोनों एक सेम कपड़े पहने हुए, लेकिन दोनों को मैं अलग कैसे कर सकता हूं, दोनों को डिफाइन कैसे कर सकता हूं, ये डिफाइन करने के लिए सबसे पहले विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी की लिप्जिंग शहर में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली। भाई अगर कोई वस्तु ज्यादा अच्छी है, कम अच्छी, इसका मापन करेंगे ना, जब मापन हो जाएगा तभी तो डिफाइन कर सकेंगे कि ये खराब है, ये बुरी है, ये बुरी है, ये अच्छी है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए कि भैया तुम कब बुद्धिमान हो, हम ज्यादा बुद्धिमान है, ये कम बुद्धिमान है, इससे कम बुद्धिमान ये, इस सब का पता लगाने के लिए 1879 में कौन लेके आया, विलियम वुंट। जनक कौन है, C.H. राइस। विश्व में कौन है, ये है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ये बताता हूं कि बुद्धि कितने तत्वों से निर्धारित होती है, ठीक है। लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पुटअप होगा। विश्व में जनक कौन है, अल्फ्रेड यूनी। भारत में कौन है, C.H. राइस। सबसे पहले कौन लेके आया, देखो ये वाला, सबसे पहले कौन लेके आया, ये वाला। दूसरा एक बात तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, बुद्धि कैसी प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, अमूर्त मानसिक। अमूर्त का मीन्स होता है जो हमें कभी दिखाई ना दे, और बुद्धि कभी हमें दिखाई नहीं देती। बुद्धि का कार्य करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, वो उसकी बुद्धि को परिभाषित करता है। आगे चलते हैं।
अब आते हैं दोस्तों को बुद्धि के तत्व। निर्धारित करने वाले तत्व, यानी बुद्धि कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो ध्यान रखना, दो तत्व होते हैं। देखो समझो, थोड़ा डायग्राम से बनाऊंगा मैं। देखो समझना, एक होता है हमारा वंशानुक्रम और दूसरा होता है हमारा दोस्तों वातावरण। समझना, अब इन दोनों से मिलकर हमारा किसका निर्माण हुआ है, बुद्धि का हुआ। अब एक और बात ध्यान रखना, इधर आते हैं भैया। ये जो वंशानुक्रम होता है वो हमेशा 30% होता है और वातावरण जो होता है दोस्तों वो कितना परसेंट होता है, और तब बुद्धि मिलकर कितने परसेंट बनती है, 70%। अब एक और बात यहां पर आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है समझना। हम वंशानुक्रम को दोस्तों प्रकृति भी बोल सकते हैं और प्रकृति को दोस्तों जन्मजात भी बोल सकते हैं और जन्मजात को दोस्तों आंतरिक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? वातावरण को दोस्तों हम पोषण भी बोल सकते हैं, इसको दोस्तों अर्जित भी बोल सकते हैं हम, और इसको दोस्तों हम बाह्य भी बोल सकते हैं। अब अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो हमारी जो बुद्धि है वो सिर्फ दो तत्वों से मिलकर बनी है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। अब इन दोनों में कभी कभी आपने सुना होगा, मतलब मुश्किल से मैं एक बात यहां पर समझ दे रहा हूं, नोट डाल के। 10% अगर हम देखें तो जो माता पिता इंटेलिजेंट होते, बुद्धिमान होते हैं, 10% में उनकी संतान निकल आती है कि हाँ मान लेते हैं, लेकिन 90% में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, वातावरण का होता है। किसका होता है? क्योंकि हमारी बुद्धि को सबसे ज्यादा जो परिभाषित करता है, सबसे ज्यादा जो विकसित करता है और सबसे ज्यादा जो ऊंचाइयों पर और नीचाइयों पर ले जाता है, वो हमारा कौन ले जाता है दोस्तों, वातावरण ले जाता है। अब मान लेते हैं, अब आपने ये सुना होगा कभी, एक आईएएस है, ये IAS, तो इनकी संतान भी IAS बनेगी, तो इसके चांस कितने परसेंट है दोस्तों, 10% है। यानी एक IAS की संतान हम IAS बनेगी, कितने परसेंट है, 10% है। लेकिन एक गरीब की संतान एक IAS बनेगी, उसके चांस कितने हैं? क्योंकि जब एक गरीब बालक, गरीब माता पिता का बेटा, उसको अगर वातावरण माहौल अच्छा मिल गया तो वो IAS बन सकता है। क्योंकि हमारी बुद्धि को सबसे ज्यादा जो परिभाषित करता है वो कौन करता है, वातावरण। क्योंकि मैंने कितना लगा, 70%। ये कितना होता है, 30% होता है। कभी का हमारा स्ट्रक्चर पूरा बन गया, थोड़ा सोचने समझने शक्ति आ गई, चाल ढाल आ गई कि इसकी मम्मी के पापा के इस तरह, बाकी पूरा डिफाइन कौन करेगा, वातावरण करेगा। अगर सपोज कैसे, मैं आपको यहां पर लिखा दूं कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व एग्जाम्पल के तौर पर 5 हैं, और मैंने आपको पूरे 6 महीने रटाया कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कितने, 5 हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कितने, तो राइट आंसर आप कितने लगाएंगे, 5। गलती आपकी नहीं है, गलती इस वातावरण की है, गलती इस माहौल की है जो आपको दिया गया है। अब ये जैसा माहौल दिखेगा, वैसा वातावरण दिखेगा, उसी के हिसाब से हमारी बुद्धि का विकास होगा, उसी को तो वातावरण कहते हैं। भाई माता पिता ने तो हमारी संतान बना दी, हमारा स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन जब हम जन्म लेने के बाद पृथ्वी पर आते हैं, नई दुनिया में आते हैं, तो किससे सामना करना पड़ता है? अब सबसे ज्यादा किससे होगा, तो ये अगर आपसे ये पूछे कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कितने हैं, तो हमेशा आपको कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं। अब यहां पर कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम का दूसरा नाम क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति का दूसरा नाम क्या होता है, जन्मजात। जन्मजात का दूसरा नाम आंतरिक। ऐसे वातावरण का पोषण, अर्जित और बाह्य। अब यहां पर एक चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे,
नोट डाल के लिख लेना आप लोग। बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित या विकसित करने वाला तत्व वातावरण होता है। यानी हमारी बुद्धि को सबसे ज्यादा जो विकसित करेगा या प्रभावित करेगा वो कौन करेगा? हमारा। अब देखो दो चीज मैंने लिखी यहां पर, समझना। एक लिखा है प्रभावित और एक लिखा है विकसित। अगर गंदा वातावरण मिला तो बुद्धि क्या होगी? प्रभावित होगी। अगर अच्छा वातावरण मिला तो बुद्धि कैसे होगी? विकसित होगी। यानी जैसा माहौल बनेगा उसी हिसाब से हमारा कार्य करने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा रहन सहन, जो कुछ भी है वो सब हमारा क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते बुद्धि के प्रकार या बुद्धि की परिभाषा। परिभाषा देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम बकिंघम। इन्होंने क्या कहा है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। दूसरा आता है दोस्तों स्पीयरमैन। बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। तीसरा आता है दोस्तों टर्मन। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हाइट हेड। मनुष्य व पशु की बुद्धि में केवल मात्रा का अंतर है। इन चारों में से ज्यादा मोस्टली और कुछ नहीं होता। देखो समझो, पहली वाली उन्होंने की है कि बुद्धि किसकी योग्यता है? सीखने की योग्यता। कैसे? देखो, जब इस वाली की डेफिनेशन के अनुसार जब बालक का जन्म होगा, जन्म के बाद जब वो इस दुनिया में आएगा तो अपनी बुद्धि के आधार पर तो सीखेगा। वो किसने कहा है? हमारा बकिंघम ने कहा है। अब इस पर मैंने क्या कहा? बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। सापेक्षिक मीन्स क्या होता है? जब हम अपनी बुद्धि को, अपने व्यवहार को, अपने संवेग को, अपने बातों को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति आरोपित कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? सापेक्षिक चिंतन कहलाता है। जैसे अगर आप सुबह सुबह जगते हैं तो आप लोगों में से बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जस्ट जगने के बाद वो किसको देखते हैं?
मोबाइल को देखेंगे, यानी पहला उनका जगने का मुख्य कार्य यह है कि किसको देखना है, मोबाइल को देखना। अगर उनको सुबह जगने के बाद बेड पर मोबाइल नहीं मिला तो बेचैनी उत्पन्न हो जाती, क्योंकि सुबह सुबह जगने के बाद तुरंत जो व्यवहार है उन्होंने किस पर डिपेंड कर दिया है, मोबाइल पर डिपेंड कर दिया है। वो हमारा क्या कहला रहा है, सापेक्षिक चिंतन कहला रहा है। यानी जब हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आरोपित हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग चले कुछ टाइम के लिए, वो क्या कहलाता है, सापेक्षिक कहलाता है। अब दूसरी बात ये भी कर लेते हैं कि जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल में सिम किसकी है, जियो की है, और नेट जो हमारा मिलता है कितना मिलता है, 1.5 GB। अगर सरकार 3 दिन के लिए इस 1 GB नेट यानी पूरे डाटा को बंद कर दे तो मोबाइल हमें कैसा लगेगा, एक डिब्बा जैसा लगेगा, और उसे चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और एकदम बेचैनी सी होगी। सरकार पे गुस्सा आएगा कि पता नहीं सरकार ने 3 दिन ये नेट को क्यों बंद कर दिया, मन भी नहीं लग रहा है। अब ये जो नेट के आरोपित तब का व्यवहार हो गया है, उसको क्या नाम दिया इस पेपर में, सापेक्षिक चिंतन। क्लियर है। दूसरा अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का शब्द अर्थ होता है दोस्तों को जो हमें कभी दिखाई न दे। कभी कभी आपने इसको एक देखो, इस वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काल्पनिक दुनिया। जो कभी देखी न हो वो अमूर्त कहलाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपने कभी न देखे हो लेकिन तुक्का लगाते हैं कि यार बुद्धि के हिसाब से ये है। अब इसका एक एग्जांपल ये देते हैं, मान लेते हैं एक स्टूडेंट, उसने एक भी दिन कोचिंग नहीं पढ़ी और वो टेट का एग्जाम देने गया और 150 क्वेश्चन में से उसके 70 नंबर सही हो जाते हैं, तो वो ये कहेगा कि बिना पढ़े 70 नंबर आगे ये कम है। ये उसका कहना गलत है, क्योंकि जब उसकी बुद्धि थी और तब उसकी बुद्धि ने 150 क्वेश्चन में से बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे जो तुक्का लगाया था उसमें से कितने सही हो गए, 70 क्वेश्चन सही हो गए। वो हमारा क्या कहलाता, अमूर्त चिंतन। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन ये करते हैं कि मान लेते हैं कि ताजमहल है और वो आपने कभी देखा नहीं है, और उससे ये पूछा जाए आपसे कि ताजमहल कैसा है, तो आप उससे पूछेगा ताजमहल का रंग कैसा है, तो आप उसका काला भी बताएंगे, लाल भी बताएंगे, पीला भी बताएंगे। यानी बिना देखे ये जो 3 अंगों का नाम जो ले रही है, ये तो मूर्त चिंतन है। बिना देख के जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी तथ्य के बारे में अपने जो विचार प्रकट करते हैं, वो ही तो मूर्त चिंतन कहला रहा है। अरे सर, इसका आंसर अगर ऐसे हो गया तो अब ताजमहल का रंग कैसा है, सफेद है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा सफेद की जगह सबसे बेस्ट रंग आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर मेरे हिसाब से तो लाल है, क्योंकि अभी लाल हुआ नहीं है। लेकिन बिना देख के जो आप कर रहे हैं ये क्या है हमारा। अब ये जितने भी आपने विचार प्रकट किए, जितने भी आपने तथ्य प्रकट किए, जितने भी आपने अपनी संभावनाएं प्रकट की हैं, वही तो कहला रहा है बुद्धि। बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, बिना इसके कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब आते ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। अब इसने कहा है व्हाइटहेड ने कि मनुष्य और पशु की बुद्धि में केवल किसका अंतर है, मात्रा का अंतर। अब इस वाली को समझेंगे। देखो, एक तो मनुष्य है ये और एक पशु है, दोनों आते किस में है, प्राणी में। लेकिन इस दुनिया में अगर सबसे अधिक बुद्धिमान अगर किसी को प्राणी को माना गया है, किसको माना गया, मनुष्य को। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर मनुष्य में सबसे ज्यादा बुद्धि पाई जाती है, तो आप ये बताएं कि बुद्धि किस में नहीं पाई जाती। चिंपैंजी का नाम सुना होगा भाई, चिंपैंजी में बुद्धि पाई जाती है। बुद्धि तो इस दुनिया पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें बुद्धि ना पाई जा रही हो। चिंपैंजी बुद्धि, बंदर में बुद्धि, कबूतर बुद्धि, हर किसी में बुद्धि पाई जाती है। लेकिन यह मात्रा कैसे की जा रही है, इसका शाब्दिक अर्थ देखो, समझो। व्हाइटहेड ने कहा कि सबके पास अपनी बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्य के पास अपनी एक भाषा होती है जिसे अन्य प्राणी समझते हैं।
अब जो भाषा होती है उसी में तो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं, किसी अन्य प्राणी को भूख लग रही, मैं कुत्ते का एग्जाम्पल देता हूं, कुत्ते का एग्जाम्पल दे रहा हूं, और कुत्ता बार बार आपके घर चक्कर लगा रहा है और बार बार उसे मार के भगा रहे, वो चीख भी रहा है, तो आपका एग्जाम्पल ये होगा बार बार ये परेशान कर रहा है, लेकिन वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है कि मुझे क्या लग रही है, भूख लग रही है। लेकिन हम उसकी भावना को नहीं समझ रहे, क्योंकि उसकी भी अपनी एक भाषा है, हम उसकी भाषा को नहीं समझ रहे। लेकिन अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और अभी आपको प्यास लग जाए, तो अभी आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर 2 मिनट में पानी पी के आ रहा हूं या आ रही हूं। जो मैंने आपने बोला कि सर 2 मिनट, तो जो इस भाषा का प्रयोग किया है उसको मैंने समझ लिया, और ये जो भाषा थी वो उसमें किसका प्रयोग कर रहे हैं, मात्रा का। यही तो बोला है कि मनुष्य और पशु की बुद्धि में केवल किसका अंतर है, मात्रा का अंतर है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं सर बुद्धि के प्रकार। देखो, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे गैरेट के अनुसार। कितने प्रकार बताएं, 3। देखो, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम थॉर्नडाइक के अनुसार। इन्होंने कितने बताए, 3 प्रकार। पहला अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। देखो, यहां से ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन पुटअप ना हो रहा हो, समझना बस सबको। आप चाहे टेट ले ले, चाहे सी टेट ले ले, चाहे सोपट ले ले, बस घुमा के दे रहा है। पहले मैं थोड़ा और डिफाइन कर दे रहा हूं उनको। मूर्त बुद्धि किस किन व्यक्तियों में पाई जाती है उसको देखते हैं। एक तो टीचर में पाई जाएगी, एक डॉक्टर में पाई जाएगी, और एक सिविल इंजीनियर में। ठीक है। अमूर्त बुद्धि दोस्तों किस किस में पाई जाएगी उसको देखते हैं। एक तो कवि में पाई जाएगी, एक चित्रकार में पाई जाएगी, एक कलाकार में पाई जाएगी, एक दार्शनिक में पाई जाएगी। क्लियर है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि किस किस में पाई जाएगी दोस्तों? एक तो टीचर, डॉक्टर, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। इधर आते हैं, ये दोनों सेम रहेंगी। यांत्रिक बुद्धि किस में पाई जाती है? मैकेनिकल इंजीनियर, बढ़ईगिरी। यानी ये वो व्यक्ति हैं जो इस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। देखो समझना, मूर्त बुद्धि
एक और चीज़ आपके दिमाग में फिर से लपो रही होगी, जो दिखाई दे, अमूर्त बुद्धि जो दिखाई न दे, सामाजिक और यांत्रिक जानते। यानी मूर्त बुद्धि वाले लोग वो लोग होते हैं जो किसी भी कार्य को करेंगे तो देख के करेंगे। भाई टीचर होगा तो स्टूडेंटों को देख के पढ़ाएगा, अगर स्टूडेंट ना होंगे तो वो क्यों पढ़ाने लगा। डॉक्टर होगा, अगर उसके सामने मरीज बैठा होगा तो वो देख के तभी देखेगा, तो अन्यथा नहीं हुआ। सिविल इंजीनियर और पुल भी बनाएगा तो पहले उस जगह को देखेगा ना कि अकस्मात कैसे पुल बना देगा। अमूर्त बुद्धि बिल्कुल एक काल्पनिक दुनिया, जो कुछ भी हो सकता है। कभी जब भी कविता की रचना करेगा तो सोच समझ के जो भी हो रहा है वो बना देगा। ऐसे ही चित्रकार, जो ड्राइंग आर्टिस्ट होता है, वो भी ऐसे ही करता है। ऐसे ही कलाकार ऐसे ही करेगा, और ऐसे ही दार्शनिक, ये वो लोग होते हैं जो ख्याली पुलाव, सपनों की दुनिया और काल्पनिक दुनिया को जीते हैं। सामाजिक बुद्धि, देखो मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि कुछ लोगों में कॉमन पाई जाती है। एक टीचर का और एक डॉक्टर का होना सामाजिक और मूर्त होना जरूरी है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको कितनी बड़ी बीमारी से, अगर डॉक्टर ने ये बात बोल दी तो इतनी छोटी सी बीमारी को लेकर आप इतना परेशान हो, तो आधा रोग आपको वहीं खत्म हो गया। नेता लोग आपने देखे होंगे जो भी वोट मांगने जाते हैं कि एकदम बिल्कुल सामाजिक होते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता जो भी होते हैं वो कहलाते हैं। यांत्रिक बुद्धि जो भी मैकेनिकल कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, बढ़ईगिरी, ये सब हमारे किस में करते हैं, इनमें करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था बुद्धि का पहला चैप्टर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अभी बुद्धि का पहला पार्ट मैंने शूट किया है, कल दूसरा आएगा और परसों तीसरा आएगा। इन 3 पार्टों में इसको डिवाइड करूंगा। कल मैं आपको बुद्धि के सारे सिद्धांत डिफाइन कर दूंगा, जैसे 1 कारक का सिद्धांत, 2 कारक का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, थर्स्टन का, बहुबुद्धि और गार्डनर का, हर कोई सभी मतलब तरल ठोस बुद्धि का, क्रिस्टल फ्लूइड का सिद्धांत। उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बुद्धि परीक्षण, IQ और सूत्र जो कुछ ही पढ़ा दूंगा। आप इसको नोट कर लें और कमेंट जरूर करेंगे वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।